देखेंगे। सबसे पहले आप लोगों को प्रस्तावना पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक है। हमारा प्रस्तावना, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जो है इस प्रकार से है। ये संशोधित प्रस्तावना है, ठीक है। कौन सा प्रस्तावना है? संशोधित प्रस्तावना, क्योंकि इसे धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द भी है, ठीक है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त अधिकारों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सबों में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए ठीक दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एदत्त द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे। प्रस्तावना मैंने इसलिए भी सुना दी क्योंकि प्रस्तावना आपको एस्से जब लिखेंगे ना बीपीएससी कर, एस्से में बहुत हेल्प करता है प्रस्तावना लिखने में, ठीक है। क्योंकि पॉलिटिकल एस्से वगैरह आ गया, अभी सोशल एस्से आ गया, तो उसमें भी हेल्प आपको करता है। तो आप चलिए हेडिंग दीजिए। सबसे पहले आप लोग का रहेगा प्रश्न रहेगा ना, प्रस्तावना के मुख्य शब्दों की विस्तृत चर्चा कीजिए, ठीक है। लिखिए, हेडिंग लिखिए, मतलब क्वेश्चन बनाइए उसके, प्रस्तावना के, ठीक है, मुख्य शब्दों की विस्तृत चर्चा कीजिए। आपका जितना क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है सारा इसमें आ जाएगा, ठीक है। टोटल चीज इसमें आ जाएगा, ठीक है, टोटल चीज आ जाएगा। तो सबसे पहला हेडिंग यही दीजिए, प्रस्तावना के मुख्य शब्दों की विस्तृत चर्चा कीजिए। लिख लिया? क्या लिखना है? सर। प्रस्तावना के मुख्य शब्दों की विस्तृत चर्चा कीजिए, ठीक है। हो गया? ठीक है। सबसे पहला शब्द जो है प्रस्तावना में, ठीक है, प्रस्तावना के मुख्य शब्द लिखकर विस्तृत चर्चा कीजिए, डैश देके लिखिए। सबसे पहले प्रस्तावना, हम भारत के लोग, जिस तरीके से लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग, डैश देके लिखिए। डैश देके लिखिए, हम भारत के लोग, डैश देके लिखिए, ठीक है। भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर किया है। भारत के लोगों ने, ठीक है, अंगीकृत, अधिनियमित और, ठीक है, आत्मर्पित, क्या लिख रहे हैं, आत्मर्पित किया है, ठीक है। भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया है, ठीक है। हो गया? उसके बाद पैराग्राफ चेंज दीजिए, पैराग्राफ चेंज करके यहीं पे लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके यहीं पे लिखिए। इसको बुलेट पॉइंट दे दीजिए या फिर ऐसे करके लिखिए, मतलब यहाँ पे आपने डैश दिया था और यहाँ पे इसको बुलेट पॉइंट देके यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके पैराग्राफ चेंज करके इसी में लिखिए, दोबारा बुलेट पॉइंट मत दीजिएगा, ठीक है। अर्थात भारत के लोगों ने, अर्थात भारत के लोगों ने संविधान को बनाया है, अर्थात भारत के लोगों ने, अर्थात के बाद हमेशा कॉमा होता है, ठीक है, ये सब ध्यान में रखेंगे, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। अर्थात, अर्थात भारत के लोगों ने संविधान को बनाया है, अर्थात भारत के लोगों ने संविधान को बनाया है, कॉमा देके स्वीकार किया है, कॉमा देके स्वीकार किया है, अर्थात भारत के लोगों, अर्थात भारत के लोगों ने संविधान को बनाया है, ठीक है, कॉमा देके स्वीकार किया है, तथा स्वयं को, तथा स्वयं को, तथा स्वयं को, तथा स्वयं को अर्पित, तथा स्वयं को अर्पित, अर्थात अपने ऊपर लागू किया है, तथा स्वयं को अर्पित अर्थात अपने ऊपर लागू किया है, अर्थात स्वयं को अर्पित अर्थात अपने ऊपर लागू किया है। लिख लिया आप लोगों ने? सर। इसमें लिखिए, भारतीय संविधान जनता को, भारतीय संविधान जनता को, भारतीय संविधान जनता को समर्पित है, भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है, भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है,
ठीक है, हो गया। तो मतलब हम भारत के लोग, कहने का मतलब ये है, से भारत के संविधान की बात करेंगे तो हम भारत को अंगीकृत भी किया है, अधिनियमित भी किया है, आत्माप्रीत भी किया है, ठीक है, सब भारत के लोगों के द्वारा ही किया गया। मतलब हमने भारत के लोगों के द्वारा ही संविधान को बनाया गया है। मतलब संविधान सभा ने संविधान को बनाया, लेकिन संविधान सभा किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे? हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ठीक है, तथा स्वयं को अर्पित किया है, मतलब स्वयं को अर्पित किया है, मतलब अर्थात हमने संविधान को बनाया, अपने ऊपर ही संविधान को लागू किया है। और भारतीय संविधान समर्पित किसको है? तो भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है। ठीक है, तो ये हो गया, हम भारत के लोग का मतलब हो गया। ठीक है, चलिए अब दूसरा, अब इसमें देखिए दूसरा लाइन जो हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा भारतीय संविधान के, ठीक है, भारतीय संविधान के लोक प्रभुता का मत। भारतीय संविधान में लोक प्रभुता का मत, ये दूसरा टॉपिक हो गया। टॉपिक को अंडरलाइन करते जाइएगा। ठीक है, ये दूसरा टॉपिक हो गया। ये टॉपिक को हेडिंग जैसे यहाँ पे आपने अंडरलाइन कर दिया, तो इसको हेडिंग देके यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान में लोक प्रभुता का मत, ठीक है, लिखिए। भारतीय संविधान में लोक प्रभुता का मत देके लिखिए। लिखिए, भारत के संविधान सभा के निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से, कौन सा ठीक चला है, था सर? क्या हेडिंग 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 सॉरी। हेडिंग आपका ये हो जाएगा, भारतीय संविधान में लोक प्रभुता का मत, ये हेडिंग हो जाएगा। अब इसको डैश देके लिखना है आपको। लिखिए, भारत के संविधान, भारत के संविधान सभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से, भारत के संविधान सभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों के द्वारा किया गया था। भारत की संविधान सभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों के द्वारा किया गया था। लिख लिया आप लोगों ने? भारत के संविधान सभा के निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों के द्वारा किया गया था। लिख लिया आप लोगों ने? पैराग्राफ चेंज कीजिए। प्रसिद्ध विचारक, प्रसिद्ध विचारक केसी, केसी वियर, ठीक है, क्या लिखेंगे? प्रसिद्ध विचारक केसी वियर, लिखा भी होगा यहाँ पे, केसी, केसी व्हीलर, ठीक है, प्रसिद्ध विचारक केसी व्हीलर। केसी व्हीलर नहीं था, वियर होता है, ठीक है, व्हीलर होता है, व्हीलर ही लिख दीजिए सर, व्हीलर ही होता है। ठीक है, लिख दीजिए, प्रसिद्ध विचारक केसी व्हीलर का मानना था, प्रसिद्ध विचारक केसी व्हीलर, केसी व्हीलर को अंडरलाइन कर दीजिएगा। ठीक है, प्रसिद्ध विचारक केसी व्हीलर का मानना था, मानना था, प्रसिद्ध विचारक केसी व्हीलर का मानना था कि सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ है, सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ है, अतः, अतः भारत का संविधान, अतः भारत का संविधान लोक प्रभुता के मत को साकार नहीं करता है। अतः भारत का संविधान लोक प्रभुता, भारत का संविधान लोक प्रभुता के मत को साकार नहीं करता है। क्या नहीं करता है? साकार नहीं करता है। नहीं करता लिख सकते हैं सर? क्या? साकार नहीं करता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, साकार नहीं करता है। ठीक है, अब मैं इसके काउंटर में लिखवा रहा हूं। मतलब केसी व्हीलर ने कहा से भाई से भारतीय संविधान का जो संविधान सभा का चुनाव जो है वो वयस्क मताधिकार के आधार पे नहीं हुआ है। ठीक है, कैसे नहीं हुआ? नहीं हुआ है, प्रांतीय विधानसभा के द्वारा हुआ, इसीलिए ठीक है, भारत का संविधान सभा जो है, मतलब भारत का संविधान जो बना, ठीक है, वो ध्यान में रखिएगा, उसका निर्वाचन जो अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ। तो भारत का संविधान की बात करेंगे ना, लोक प्रभुता के मत को साकार नहीं करता, ऐसा केसी व्हीलर ने कहा। ठीक है, अब हम इसको काउंटर में करके आपको लिखा रहे हैं। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके काउंटर करके लिखिए। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके इसी में लिखिए। लिखिए, केसी व्हीलर को बात को काटेंगे। ठीक है, केसी व्हीलर विद्वान है, उसने कहा, उसके बातों को हम अपने फैक्ट के आधार पर इसको काटेंगे। तो भारतीय संविधान किस प्रकार से लोक प्रभुता के मत को साकार करती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके,
भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान सभा में भारतीय संविधान सभा में सभु समुदाय भारतीय संविधान सभा में सभी समुदाय भारतीय संविधान सभा में सभी समुदाय भारतीय संविधान सभा में सभी समुदाय जिसमें महिला सभी समुदाय महिला भारतीय संविधान सभा में सभी समुदाय, ठीक है, सभी समुदाय के बाद कॉमा देके महिला एवं विभिन्न जाति का योगदान था एवं विभिन्न जाति का योगदान था एवं विभिन्न जाति का योगदान था, ठीक है। ठीक है, संविधान सभा के बाद प्रथम आम चुनाव संविधान सभा के बाद प्रथम आम चुनाव ब्रैकेट में लिखेगा 1952। संविधान सभा के बाद प्रथम आम चुनाव ब्रैकेट में लिखेगा 1952। प्रथम आम चुनाव के बाद ब्रैकेट में 1952, ठीक है। मैं अपने शब्दों में लिखा रहा हूं, सीधे आप लोग पीडीएफ से नहीं लिख पाएंगे उतने अच्छे से, ठीक है। लिखेगा संविधान सभा के बाद प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ, ठीक है। संविधान सभा का प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ, जो कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, ठीक है। लिखा होगा सार्वभौमिक, गलत मत लिखिएगा, देख लीजिएगा यहाँ पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, ठीक है ना। संविधान सभा के बाद प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ, जो कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। इस चुनाव में संविधान सभा के अधिकांश सदस्य, ठीक है, इस चुनाव में संविधान सभा के अधिकांश सदस्य जनता के द्वारा भारी बहुमत से निर्वाचित किए गए थे। इस चुनाव में संविधान सभा के अधिकांश सदस्य जनता के द्वारा भारी बहुमत से निर्वाचित किए गए थे। यह उनके जनप्रतिनिधित्व का प्रमाण देते हैं। यह उनके जनप्रतिनिधित्व का प्रमाण देते हैं। ये उनके जनप्रतिनिधित्व का प्रमाण देते हैं, या फिर यह उनके जनप्रतिनिधि होने का प्रमाण देते हैं। दोनों में से कुछ भी लिखते हैं, जनप्रतिनिधित्व या फिर जनप्रतिनिधि होने का प्रमाण देते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है, जैसे भले ही संविधान सभा में जो चुनाव जो हुआ, ठीक है, वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ, लेकिन संविधान सभा बनने के बाद जो 1952 में जो चुनाव हुआ, तो संविधान सभा के वही सदस्य जो संविधान सभा में बैठे थे, चुनाव में फिर दोबारा जनता के द्वारा चुनकर आ गए। मतलब अगर जनता बाद में चुन रही तो जनता पहले भी चुनती, तो कहीं ना कहीं से संविधान सभा के जो सदस्य लोग जो थे, उनको जनता जब 1952 के चुनाव में जब उनको चुनी तो पहले भी चुन सकती थी। तो कहीं ना कहीं वो लोग लोकप्रिय थे, जनता में क्या थे, लोकप्रिय थे, जनप्रतिनिधि होने की सारी गुण उनमें विद्यमान थी। और तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा से ये कहना बिल्कुल गलत होगा से हमारा जो संविधान सभा जो था, भारतीय संविधान सभा जो था, लोक प्रभुता का मत नहीं था, लोक प्रभुता का मत दिया था। क्योंकि भाई साहब उसमें महिलाएं थी संविधान सभा में, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे, ठीक है, विभिन्न जाति के लोग थे, ठीक है, सबके सब लोग थे वहां पे। और कहीं ना कहीं से अब इसका प्रमाण की बात करेंगे तो 1952 में जब चुनाव होता है तो वो सारे लोग दोबारा चुनाव जीत कर आ जाते हैं, तो मेरे जनता के द्वारा उनको फिर से चुन लिया जाता है, ठीक है, लोकसभा के लिए। तो कहीं ना कहीं से बात करें, भारतीय संविधान सभा जो था लोक प्रभुत्व, भारतीय संविधान सभा जो था, ठीक है, जन मतलब लोक प्रभुत्व का प्रमाण तो देता है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लिख लिया आपने? लिख लिए। चलिए
इसी में एक लाइन और भी लिखेंगे। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। भारत के संविधान में इसी में लिखना है, भारत के संविधान में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को स्वीकार किया गया है। भारत के संविधान में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को स्वीकार किया गया है और लोक प्रभुता के बिना कोई भी लोकतंत्र संभव नहीं है। भारत के संविधान में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को स्वीकार किया गया है और लोक प्रभुता के बिना कोई भी लोकतंत्र संभव नहीं है। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। आप केसी वियर को गलत साबित करेंगे। अतः अतः केसी व्हीलर का यह मत स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। अतः पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखे अतः लोक प्रभुता के बिना कोई भी लिखना है, भारत के संविधान में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को स्वीकार किया गया है और लोक प्रभुता के बिना कोई भी लोकतंत्र संभव नहीं है। लोकतंत्र तभी है जब लोक प्रभुता होगी। ठीक है, बिना लोक प्रभुता के लोकतंत्र संभव नहीं है। अतः केसी बियर का यह मत स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः केसी बियर का यह मत स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। लिख लिया। अब लिखिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो है हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, तो इसमें दो चीज होती है, एक संप्रभुता कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? संप्रभुता। ठीक है, तो अगला पॉइंट में आपको लिखना है संप्रभुता और उसी को लिख लिए प्रभुत्व संपन्न। क्या बोलते हैं उसी को? प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, इसको अंडरलाइन करके ठीक है नीचे लिखिए। ठीक है, लिखिए, डैश देके लिखिए। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार संविधान के प्रस्तावना के अनुसार संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। ठीक है, संप्रभु लिखा ना पे, संप्रभु राष्ट्र है। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। अतः अतः अपनी किसी अतः अपनी किसी आंतरिक और बाह्य नीति अतः अपनी किसी आंतरिक और बाह्य नीति अतः
अपनी किसी आंतरिक और बाह्य नीति का निर्धारण अतः अपनी किसी आंतरिक और बाह्य नीति का निर्धारण करने के लिए अतः अपनी किसी आंतरिक और बाह्य नीति का निर्धारण करने के लिए कौमा किसी भी राष्ट्र के साथ संधि समझौता कौमा किसी भी राष्ट्र के साथ संधि समझौता कौमा एवं मित्र कौमा नहीं दीजिए, ठीक है, किसी भी राष्ट्र के साथ संधि समझौता एवं मित्रता करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। मित्रता करने के लिए पूर्णतः क्या है? स्वतंत्र है। मेरा संप्रभु राष्ट्र वो होता है जिनके ऊपर किसी भी बाहरी ताकत का अवरोध ना हो, ठीक है। भारत किसी के साथ संधि कर सकता है, किसी के साथ हम लोग समझौता कर सकते हैं, अपने बाह्य नीति का निर्धारण कर सकते हैं, हमारे ऊपर किसी भी राष्ट्र का दबाव नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या है? हम लोग संप्रभु है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया है टॉपिक? अब देखेंगे दिक्कत क्या है ना, संप्रभुता की प्रासंगिकता की बात करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, एक मिनट, अब लोग संप्रभुता की प्रासंगिकता, क्या संप्रभुता की प्रासंगिकता अभी भी कुछ बदलाव हुआ है या फिर ठीक ठाक है? ठीक है, तो इसके लिए एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बनाना है संप्रभुता की प्रासंगिकता। क्या लिखेंगे यहाँ पे? लिखेंगे ऐसे, देखिए ऐसे बनाना है, ठीक है, जो मैं बना रहा हूँ, देखिए संप्रभुता की, ठीक है, ये मेरा राइटिंग इतना खराब नहीं होता है, माउस से लिख रहे हैं, ठीक है, प्रासंगिकता, ठीक है, ये हो गया। इसको क्या लीजिए, अंडरलाइन कीजिए, यहाँ से दो फैक्ट लिखेगा, ठीक है, ऐसे करके बनाइए। यहाँ से लिखिए, एक लिखे संस्था, ठीक है, यहाँ पे संस्था, यहाँ पे आएगा दूसरा जो होगा भूमंडलीकरण, क्या होगा? भूमंडलीकरण, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे संप्रभुता की प्रासंगिकता की बात करें, दो स्तरों में संस्था और भूमंडलीकरण के स्तर पे देखा जा सकता है। तो लिखिए, अब यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे आपने ये बना दिया, तो अब यहाँ पे लिखिए संप्रभुता की प्रासंगिकता, ठीक है, यहाँ पे लिखिए संप्रभुता की प्रासंगिकता, ठीक है। यहाँ पे इसको अंडरलाइन करके ऐसे करके हेडिंग बना के लिखिए, यहाँ से लिखना शुरू कीजिए। चलिए लिखिए, वर्तमान भूमंडलीकरण के दौर में, वर्तमान भूमंडलीकरण के दौर में, वर्तमान भूमंडलीकरण के दौर में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, वर्तमान भूमंडलीकरण के दौर में कोई भी देश स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं है। वर्तमान भूमंडलीकरण के दौर में कोई भी देश स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। वर्तमान भूमंडलीकरण के दौर में कोई भी देश स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। उदाहरण के लिए पर्यावरण, कौमा आतंकवाद, कौमा परमाणु अस्त्र इत्यादि इत्यादि। उदाहरण के लिए पर्यावरण, आतंकवाद, परमाणु अस्त्र आदि। आप देखेंगे मैंने एक शब्द यहाँ पे लिखाया, वर्तमान भूमंडलीकरण के दौर में कोई भी देश स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं है। दैट मीन्स, कहने का मतलब, अगर कोई विश्व की कोई संस्था ने भाई घोषणा किया है संपूर्ण देश को 2070 तक कार्बन न्यूट्रल करना है, तो इसका मतलब ये भारत ये नहीं कहेगा ऐसा, नहीं नहीं हम प्रदूषण फैलाएंगे, हम तो क्या, हम संप्रभु है, हम अपने स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए मतलब क्या है, सक्षम है, ऐसा काम नहीं कर सकता है। ये नहीं कह सकता नहीं नहीं हम अपने यहाँ से आतंकवाद को खत्म नहीं करेंगे, हम अपने आतंकवाद को बढ़ावा देंगे, ठीक है। इस तरह का निर्णय जो था भूमंडलीकरण के दौर में प्रभावित तो होते, लेकिन ये चीज अच्छा निर्णय है, ठीक है, समझ ना आप। विश्व की बात हो रही है भाई साहब, कार्बन न्यूट्रल करना है पूरे विश्व को,
ठीक है, जनसंख्या को मतलब क्या बोलते हैं, जनसंख्या के बढ़ोतरी को कम करनी है, ठीक है, बेरोजगारी को मिटानी है, गरीबी को खत्म करना है। तो बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूएनए जैसे ये सब निर्णय लेकर आते हैं, तो संपूर्ण देश को मानना पड़ता है, इसका जो भी उनके सदस्य राष्ट्र है। तो इनसे भूमंडलीकरण के दौर में, ठीक है, संप्रभुता प्रभावित तो होती है, लेकिन ये अच्छे कारणों से प्रभावित होती है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इतना। तो वर्तमान भूमंडलीकरण के दौर में कोई भी देश स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। उदाहरण के लिए पर्यावरण, आतंकवाद, परमाणु अस्त्र आदि। ठीक है, लिख लिया। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। ठीक है, पर्यावरण चेंज करके लिखिए। इसके अलावा इसके अलावा इस दौर में इसके अलावा इस दौर में विश्व व्यापार संगठन विश्व व्यापार संगठन ब्रैकेट में डब्ल्यूटीओ, ब्रैकेट में क्या देंगे, डब्ल्यूटीओ, कॉमा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ब्रैकेट में लिखेंगे आईएमएफ। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, देखिए अगर लिखने में दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, आईएमएफ। एवं विश्व बैंक जैसी एवं विश्व बैंक जैसी एवं विश्व बैंक जैसी संस्थाओं के निर्देशानुसार संस्थाओं के निर्देशानुसार आर्थिक नीतियों का संचालन करना होता है। ठीक है, लिख लिए कि छूटा, फिर से बोलूं? थोड़ा सा और बोलिए सर, लास्ट वाला। लास्ट वाला बता रहा हूं, ठीक है। अतः इस प्रकार, सॉरी कहाँ पे थे, कहाँ से छूटा, विश्व बैंक जैसी संस्थाओं के अनुसार आर्थिक नीतियों का संचालन करना होता है। लिख लिया। यस। अतः इस प्रकार संप्रभुता बाधित होती नजर आती है। अतः इस प्रकार संप्रभुता बाधित नजर अतः इस प्रकार संप्रभुता अतः इस प्रकार संप्रभुता बाधित होती नजर आती है। लेकिन इसे में लिखे, लेकिन संप्रभुता पर ध्यान देने से प्रतीत होता है लेकिन संप्रभुता पर ध्यान देने से प्रतीत होता है कि लेकिन संप्रभुता पर ध्यान देने से प्रतीत होता है कि भूमंडलीकरण के दौर में भी भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। भूमंडलीकरण के दौर में भी भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। ठीक है, लिख लिया, लिख लिए। जी सर। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। पैराग्राफ चेंज कीजिए, पैराग्राफ चेंज कीजिए, थोड़ा सा स्पेस दीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। देखिए, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, अंडरलाइन कर दीजिएगा, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। ठीक है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है कुछ वैश्विक मुद्दों पर क्योंकि कुछ वैश्विक मुद्दों पर भारत स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि कुछ वैश्विक मुद्दों पर भारत स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता, परंतु अधिकांश मुद्दों पर यह स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति रखता है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है क्योंकि कुछ वैश्विक मुद्दों पर भारत स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता, परंतु अधिकांश मुद्दों पर यह स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति रखता है। ठीक है,
ठीक है, आपने जो लिखा है ना, आपने जो लिखा भारत एक संप्रभु राष्ट्र, उससे पहले लिख दिया ना कारक। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इसको कर दीजिए। क्या करेंगे इसको, क्या कारक मत लिखिए, उसको ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, उससे पहले ये लगा दीजिए, क्योंकि कुछ वैश्विक मुद्दों पर भारत स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता, परंतु अधिकांश मुद्दों पर यह स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति रखता है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट कारण होगा जिससे हम लोगों ने काउंटर कर दिया, तो भूमंडलीकरण के दौर में भी भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। ठीक है, दूसरा पॉइंट बना के लिखेंगे इसी में, तीर का निशान देके। ठीक है, जहां तक विश्व व्यापार संगठन, तीर का निशान देके लिखेंगे, तीर का निशान देके। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर देंगे, कारक एक, कारक एक करके। ठीक है, आप लोगों ने पहला वाला पॉइंट लिख लिया, उसी में लिख देंगे। ठीक है, कारक दो, कारक या फिर कारण दोनों चलेगा, जो मन है सो लिखिए, कारक दो। उसके बाद ऐसे करके बना के लिखिए, लिखिए दूसरा नंबर में लिखिए, जैसे भी लिखना है। जहां तक विश्व व्यापार संगठन, जहां तक विश्व व्यापार संगठन, जहां तक विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, जहां तक विश्व व्यापार संगठन, कौमा विश्व बैंक, कौमा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जहां तक विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निर्णय को स्वीकार करने का प्रश्न है, निर्णय को स्वीकार करने का प्रश्न आता है, आता है तो, आता है तो भारत ने इन संगठनों की सदस्यता स्वेच्छा से स्वीकार किया है। जहां तक विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निर्णय को स्वीकार करने का प्रश्न आता है तो भारत ने इन संगठनों की सदस्यता स्वेच्छा से स्वीकार किया है। भारत इनकी सदस्यता को परित्याग भी कर सकता है, मतलब हम लोग को जबरदस्ती इसका मेंबर नहीं बनाया गया। अगर हम विश्व बैंक के, हम विश्व बैंक के निर्णय को स्वीकार कर रहे हैं, आईएमएफ के निर्णय को स्वीकार कर रहे हैं, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निर्णय को स्वीकार कर रहे हैं, तो भाई स्वीकार करें, क्योंकि हम इसके सदस्य हैं। तो हमको जबरदस्ती सदस्य थोड़ी ना बना गया है, हम इसके सदस्य बने हैं, हम इसके सदस्य बने, अपने मन से बने, हम इसकी सदस्यता को कभी भी त्याग कर सकते। तो इसके सदस्य बन के इनके निर्णयों को स्वीकार करना हमारे संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, हम चाहे तो फ्री है, हम इसे कभी भी निकल कर जा सकते हैं, हमको बांध के इसमें नहीं रखा गया, इसलिए हमारे संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। यही कारण है कि भूमंडलीकरण के दौर में भी भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र माना जाएगा। ठीक है, ये लाइन जो है लिख दीजिए। ठीक है, अब मन करे तो इसको ऐसे ऐसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में भी लिख लीजिएगा। ठीक है, यही कारण है कि भूमंडलीकरण के दौर में भी भारत एक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र माना जाएगा। हालांकि ये लाइन आप पहले लिख चुके हैं, इसलिए इधर लिखे या फिर नहीं भी लिखे तो भी काम चलेगा। ठीक है, आप जो है भारतीय समाजवाद, ठीक है, इंडियन सोशलिस्ट, पूरा पूरा 8 नंबर का टॉपिक है ये। ठीक है, अलग से भी आ सकता है, भारतीय समाजवाद को व्याख्या करे। ठीक है, कभी कभी 38 नंबर में भी पूछा, बड़ा क्वेश्चन में भी इसको पूछता है, इसलिए काफी बड़ा टॉपिक है, 3 से 4 पेज में आपका लिखाया जाएगा। हम आपका पूरा ओवरऑल प्रस्तावना ही करवा रहे हैं। ठीक है, ध्यान में लिखेंगे। मजा आ रहा है, समझ में भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो काउंटर वाला नहीं समझे, काउंटर में थोड़ा क्या मतलब क्या काट कर रहा है वही हम नहीं समझ पा रहे हैं। क्या नहीं, काउंटर में क्या कर रहा है मतलब? मतलब काउंटर मतलब हुआ ना उसका विरोध करना। अच्छा, किसका, संप्रभुता का? नहीं कैसे हुए का विरोध कर रहे हैं ना, कैसे विरोध कर रहे हैं वही क्लियर नहीं लग रहा है हमको। कैसी भी है, ठीक है मैं बता जो दूंगा बाद कैसी में, भी है। हाँ अरे केसी बियर ने क्या कहा था, में बोला था केसी बियर ने, देखो संविधान सभा, भारत ने संविधान बनाया ठीक है, लेकिन संविधान सभा में लोगों के वोट के द्वारा, जनता नहीं, संविधान सभा जो 299 जो सदस्य जो आजादी के बाद चुने गए, ये कहाँ से आए थे? जनता के वोट से नहीं आए थे।
क्या था उस समय विधानसभा चल रहा था 1945 में प्रांतों में विधानसभा को लेकर चुनाव हुआ था। तो विधानसभा का सदस्य डायरेक्ट मतलब आ गए थे यहाँ पे, कहाँ पे आ गए थे, विधानसभा का सदस्य डायरेक्ट मतलब आ गए थे संविधान सभा में उठ के, जनता के द्वारा वोट के द्वारा नहीं चुने गए थे। तो केसीबीएन ने बोला भारत का संविधान जो है, तो ध्यान में रखिएगा भारत का संविधान जो क्या है, तो भारत का संविधान जो केसीबीएन के हिसाब से, ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो संविधान सभा बनाने वाले लोग जो थे वो जनता के वोट से नहीं चुनकर आए थे, जबकि प्रांतीय विधानसभा से चुनकर आए थे। तो इसको हम लोगों ने काउंटर बोला, ठीक है आप जो कह रहे हैं प्रांतीय विधानसभा से चुनाव होकर आए वो अच्छी बात है, चलो ठीक है, पूरा प्रभुत्व संपन्न नहीं है, क्योंकि ठीक है वयस्क मताधिकार पे नहीं चुना गया था, मतलब ऐसा कोई नियम नहीं था मतलब वयस्क मताधिकार के जैसे 18 वर्ष 21 वर्ष जिसका भी उम्र हो सब लोग वोट करके संविधान सभा का हो जाए। चलो अब बॉम्बे प्रांत से संविधान सभा के फलनामा बाबू जाएंगे, ठीक है, जनता के द्वारा वोट से नहीं चुना गया, इसलिए केसीबीएन ने कहा था। हमने बोला ठीक है चलो तुम कह रहे हो ठीक है मान लेते, लेकिन 1952 में जब चुनाव हुआ, 1952 में जो चुनाव हुआ तो 299 सदस्यों में से ज्यादातर सदस्य जो थे वो फिर से दोबारा चुनाव जीत के लोकसभा में पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं से जो जनता के प्रतिनिधि, जनता के बीच में वो जो सदस्य जो पहले से चुने गए थे संविधान सभा में, वो जनता के बीच में काफी लोकप्रिय थे, तब तो दोबारा चुनाव जीत कर चले गए। नहीं, पहले भी अगर चुनाव होता तो संविधान सभा में ऑलरेडी पहुंच ही जाते। तो इसी तरीके से कह सकते हैं ऐसे, मतलब प्रभुत्व संपन्न हमारा था, हमारा जो संविधान सभा जो था प्रभुत्व संपन्न था, जनता का मत था उसमें। दूसरा कारण यह भी ऐसा नहीं से एक ही जाति एक ही धर्म के लोगों को चुन लिया गया था, महिलाओं को भी चुना गया था, मुसलमानों का प्रतिनिधित्व भी था, सिख का भी प्रतिनिधित्व था, एंग्लो इंडियन भी था, ईसाई भी था, ठीक है, एससी एसटी भी थे। ठीक है, मतलब विभिन्न जाति विभिन्न धर्म विभिन्न समूह के लोगों को चुना गया, विभिन्न क्षेत्र से पूरा देश के लोग वहां पे थे। यहां तक कि कहते थे संविधान सभा में उस समय गांधी और जिन्ना को छोड़ देते, सॉरी जिन्ना तो आजादी के बाद कहानी समाप्त था, ठीक है, गांधी को छोड़ दे, ठीक है, गांधी को छोड़ दे उसे, हालांकि 46 में ही संविधान सभा बना था, जिन्ना को भी शामिल कर सकते हैं, दो को छोड़ के संविधान सभा में देश के उस समय के जो भी प्रमुख चेहरे थे सबके सब विद्वान थे, इसलिए भारतीय संविधान क्या है, प्रभुत्व संपन्न है। ठीक है, चलिए, जहां पे लोगों का मतलब क्या है, सहमति है, इसीलिए तो बोलते हैं भारत के संविधान में सबसे पहला शब्द हम भारत के लोग ही कहा गया है। समाजवाद लिख के समझ गए, अभी भी दिक्कत है? ठीक समझ गए। चले समाजवाद लिख के डैश दे के लिखिए, समाजवाद, ब्रैकेट में सोशलिस्ट मत लिखिएगा, लिख भी सकते हैं ऐसे करके, टॉपिक बना के लिखिए। एक बार फिर से सर बोलिए तो। क्या छूट गया, आप कुछ लिखा है सर? अभी हम जो लिखा है वो लिखना नहीं था, समझा रहे थे हम। ओके सर। उसको लिखना नहीं था। अब हमको बोलना पड़ेगा से किसको लिखना है किसको समझाना है, उसको भी लिख रहे थे क्या आप? हमको लगा लिखा रहे इसीलिए। अरे नहीं, जब हाल है ठीक है, उसको लिखना नहीं था, ठीक है, हमने तो लिख समाप्त यहीं पे कर दिया। यही कारण है कि भूमंडलीकरण के दौर में ही भारत एक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र माना जाएगा। उतना तेजी में लिखवाएंगे, वो तो समझा रहे थे, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक समाजवाद देके लिखना है, इतना तो कम से कम समझ बनाइए से क्या लिखवा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। चलिए समाजवाद लिखिए। देखिए भारत के संविधान में, भारत के संविधान में भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 1976 में, वर्ष 1976 में भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 1976 में समाजवाद को प्रस्तावना में जोड़ा गया। कौमा, भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है, भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है, भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है।
जिसके साथ जिसके साथ मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रावधान किया गया है। जिसके साथ मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रावधान किया गया है। जहां निजी और सार्वजनिक क्षेत्र जहां निजी और सार्वजनिक क्षेत्र जहां निजी और सार्वजनिक क्षेत्र कंधे से कंधा मिलाकर सफर तय करते हैं। जहां निजी और सार्वजनिक क्षेत्र कंधे से कंधे मिलाकर सफर तय करते हैं। इसका लक्ष्य भारत में गरीबी अज्ञानता एवं आय की असमानता को सर आय की असमानता को कम करना है। ठीक है, थोड़ा सा इसी में समाजवाद वाले टॉपिक में ही, ठीक है, एरो देके दूसरा पॉइंट बना के लिखें। समाजवाद वाला टॉपिक में टॉपिक चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में समाजवाद का अर्थ समूहवाद नहीं है। भारतीय संविधान में समाजवाद का अर्थ समूहवाद नहीं है। भारतीय संविधान में समाजवाद का अर्थ समूहवाद नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि बल्कि इसका अर्थ है कि बल्कि इसका अर्थ है कि बल्कि इसका अर्थ है सामाजिक सुधारों के माध्यम से सबको समान अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, लिख लिया। भारतीय संविधान में समाजवाद का अर्थ समूहवाद नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है सामाजिक सुधारों के माध्यम से सबको समान अवसर उपलब्ध करवाना। जी सर। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए जैसे, पैराग्राफ चेंज करके उसी में लिखिए जैसे अनुच्छेद जैसे अनुच्छेद
जैसे अनुच्छेद 39 का सब क्लोज क या फिर ए। क्लोज या ऐसा कीजिए सब क्लोज क लिखिए, ठीक है, नहीं तो आप लोग एग्जाम में गलती कर देंगे। छोटका वाला ए दे दीजिएगा तो पूरा कहानी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। बड़का वाला ये देना होता है क्योंकि पहले से तो क ही लिखिए, इसलिए हिंदी में आप लोग क ही लिखिए, ए और छोटा बड़ा का लफड़ा नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे अनुच्छेद 43 के क के द्वारा जैसे अनुच्छेद 43 के क के द्वारा नागरिकों को निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। जैसे अनुच्छेद 39 के क के द्वारा नागरिकों को निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाना। ठीक है, उसी में लिखिए अनुच्छेद 43 ख के द्वारा अनुच्छेद 43 क के द्वारा अनुच्छेद 43 क के द्वारा अनुच्छेद 43 क के द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी। उद्योगों के प्रबंधन में अनुच्छेद 43 क के द्वारा अनुच्छेद 43 क के द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी। उसी में पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिए, एक आर्टिकल्स और भी डाल दीजिए, उसमें अच्छा हो जाएगा। मेंस का 39 का बी, 39 के बी, नीचे लिख दिएगा 39 का सी। ठीक है, ऐसे लिख के इसको ऐसे करके या फिर इसको ऐसे करके, एक मिनट, ये लिख दीजिएगा उसमें पैराग्राफ चेंज करके, उसको ऐसे कर दीजिए। और प्रबंधन के बाद क्या लिखा है? प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी। ठीक है, 39 के बी, 39 के सी, उसी में लिखना है, पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिए संसाधनों का उचित वितरण और विकेंद्रीकरण। संसाधनों का उचित वितरण और विकेंद्रीकरण। 39 के बी, 39 के सी में क्या लिखना है? संसाधनों का उचित वितरण और विकेंद्रीकरण। प्रस्तावना आपका एक दिन में नहीं समाप्त होगा, ठीक है। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी या मौलिक कर्तव्य में पूरा आपका संविधान समाप्त हो जाता है, ठीक है, तो लंबा चलेगा। 39 के ख में संसाधनों में क्या है? क्या 39 के ख? 39 के बी, ठीक है, या फिर 39 के सी। 39 के बी, 39 के सी के इसको डैश बना के लिखना है संसाधनों का उचित वितरण और विकेंद्रीकरण। संसाधनों का उचित वितरण और विकेंद्रीकरण। ठीक है, 39 के बी और 39 के सी में क्या लिखा आपने? संसाधनों का उचित वितरण और विकेंद्रीकरण। भारत में, अगला इसी में पैराग्राफ चेंज करके इसी में लिखना है, कंटिन्यू लिखते जाइए। भारत में समाजवाद के माध्यम से भारत में समाजवाद के माध्यम से शोषण की समाप्ति। भारत में समाजवाद के माध्यम से शोषण की समाप्ति, ब्रैकेट में लिख देगा अनुच्छेद 23-24, ब्रैकेट में लिख देगा अनुच्छेद 23-24।
ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, अनुच्छेद 23-24। कॉमा देके उसी में लिखिए संपत्ति का समाजीकरण, अनुच्छेद 39B 39C। संपत्ति का समाजीकरण, संपत्ति का समाजीकरण, संपत्ति का, ठीक है, समाजीकरण, अनुच्छेद, अनुच्छेद, ठीक है, क्या हो जाएगा 39 का बी, कॉमा 39 का सी, बड़ा वाला ब्रैकेट बंद, उसका लिखे कॉमा समानता, समानता, कॉमा देके समानता, ठीक है, इसमें हो जाएगा अनुच्छेद, ठीक है, 14 और 16, ठीक है। उसके बाद लिख लिए अनुच्छेद 14 और 16। संपत्ति का समाजीकरण, अनुच्छेद 39 का बी, 39 का सी, समानता, अनुच्छेद 14 और 16। मजदूर या वंचित वर्ग का कल्याण, मजदूर या वंचित, मजदूर या वंचित वर्ग का कल्याण, 43 का ए, क्या है 43 का ए, 43 का ए। थोड़ा सर पीछे संपत्ति के अधिकार क्या बोला सर, थोड़ा पीछे संपत्ति। क्या बोला मैं, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का समाजीकरण बोला था, अनुच्छेद 39B 39C। संपत्ति का समाजीकरण, अनुच्छेद 39B 39C। कॉमा देके समानता, अनुच्छेद 14-16। मजदूर या वंचित वर्ग का कल्याण, अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 का ए, हाँ 43 में कौन सा ए दीजिएगा, बड़का ए दीजिएगा, छोटका ए मत दीजिएगा, ठीक है, हो गया। सर अब ये देखिए भारतीय समाजवाद जो है ना दुनिया के समाजवाद से थोड़ा अलग है, तो अब अगला टॉपिक होगा भारतीय समाजवाद, इसमें लिखिए आप लोग, ठीक है, इसी टॉपिक में लिखना है आगे में, लेकिन स्पेस ठीक ठाक दे दीजिएगा, ठीक है। लिखिएगा भारतीय समाजवाद, भारतीय समाजवाद। देखिए भारतीय समाजवाद में बात करेंगे ना तो दो समाजवाद का मिक्सर है, ठीक है। यहाँ पे भारतीय समाजवाद लिखिएगा और यहाँ पे आप लिखिएगा ना ऐसे दे दीजिए, ऐसे बना दीजिए, ठीक है। भारतीय समाजवाद, यहाँ पे लिखिए गांधीवाद, लिखेंगे गांधीवाद, यहाँ पे आ जाएगा मार्क्सवाद, ठीक है, मार्क्सवाद। ये मार्क्सवाद लिख के या फिर साम्यवाद कर लीजिएगा, मार्क्सवाद ऑब्लिक देके क्या लिखेंगे, साम्यवाद, ठीक है। तो भारतीय समाजवाद, ठीक है, गांधीवाद हो जाएगा दूसरा, एक हो जाएगा मार्क्सवाद या फिर ऑब्लिक देके साम्यवाद, ठीक है। बना लिया ये आपने, ये भी यहाँ पे दिया भी होगा। और यार समाजवाद की बात करें, भारतीय समाजवाद, यहाँ पे मैं तो लोकतांत्रिक समाजवाद की जगह पे हमने गांधीवाद लिखवाया है, और यहाँ पे मार्क्सवाद या साम्यवाद, ठीक है, बना लीजिए, ठीक है। लिख लिया आपने, लिखिए इसी में नीचे बुलेट पॉइंट देके लिखिए, भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है,
भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। क्या लिखा आप लोगों ने? भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। हाँ, भारतीय समाजवाद की बात करेंगे, लोकतांत्रिक समाजवाद है, जो गांधीवादी समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद का विला रूप है। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, जो गांधीवादी समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद का मिला रूप है। बोला ना, जैसे ऐसे बनाने के लिए आप लोग इसको बना लिए होंगे। ठीक है, भारतीय समाजवाद, गांधीवाद, ठीक है, इधर मार्क्सवाद या फिर साम्यवाद। ठीक है, अब इसको बना के आपको पॉइंट लिखना है। ठीक है, क्या लिखेंगे? भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, जो गांधीवादी समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद का मिला रूप है। लिख लिए? लिख लिया ना आप लोगों ने? जी सर लिख। लिखिए आगे। भारतीय समाजवाद में लोकतांत्रिक साधनों से भारतीय भारतीय समाजवाद में लोकतांत्रिक साधनों से भारतीय समाजवाद में लोकतांत्रिक साधनों से भारतीय समाजवाद में लोकतांत्रिक साधनों से समाज के समाजवादी रूप की प्राप्ति है। भारतीय समाजवाद में आज की लोकतांत्रिक साधनों से भारतीय समाजवाद में लोकतांत्रिक साधनों से समाज के समाजवादी रूप की प्राप्ति है। भारतीय समाजवाद में लोकतांत्रिक साधनों से समाजवाद के समाजवादी रूप की प्राप्ति है। भारतीय समाजवाद का झुकाव गांधीवाद की तरफ अधिक है। भारतीय समाजवाद का झुकाव भारतीय समाजवाद का झुकाव गांधीवाद की तरफ अधिक है। भारतीय समाजवाद का झुकाव गांधीवाद की तरफ अधिक है। देख लिया आप लोगों ने? जी सर। लिखे, पैराग्राफ चेंज करके इसी में लिखे। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने डीए नकारा डीए नकारा बनाम भारत संघ। डीए नकारा जो हो जाएगा डी ए नकारा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने डीए नकार बनाम भारत संघवाद में भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने डीए नकारा बनाम भारत संघवाद में भारत संघवाद में डीए नकारा बनाम ठीक है, भारत संघवाद में भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने डीए नकारा बनाम भारत संघवाद में भारतीय समाजवाद को नीति कहा है, विचारधारा नहीं। भारतीय समाजवाद को नीति कहा है, विचारधारा नहीं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने डीए नकारा बनाम भारत संघवाद में भारतीय समाजवाद को नीति कहा है, विचारधारा नहीं।
सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार भारतीय समाजवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार भारतीय समाजवाद में निम्नलिखित बातें शामिल है। भारतीय समाजवाद में निम्नलिखित बातें शामिल है। जब भी आप लोग लिखो निम्नलिखित बातें शामिल है तो ये वाला दीजिए, ठीक है। निम्नलिखित बातें शामिल है। पहला बातें में आप लोग लिख सकते हैं ऐसे करके, या फिर आप लोग चाहे तो डायरेक्ट ऐसे करके भी लिख सकते हैं। पहला बात में लिखिए, छूटा नहीं ना? छूट गया क्या किसी का? देवी नहीं और सर। सजनों बताइए। नहीं सर। पहले बात में नहीं लिखिए, सर। नागरिकों के मध्य आय की असमानता को कम करना। पहली बातें हो जाएगी, नागरिकों के मध्य आय की समानता कम करना। दूसरी बात लिखिए, संपत्ति के विकेंद्रीकरण को संपत्ति के केंद्रीयकरण को रोकना। विकेंद्रीकरण नहीं, इसी के संपत्ति के केंद्रीयकरण को रोकना। 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 डीएस डी हम डीए नकारा लिखा दे, डीएस नकारा है, ठीक है। इसको एस लगा दीजिएगा जरा ध्यान से। संपत्ति के केंद्रीयकरण को रोकना, ठीक है। उसमें डीए नहीं डीएस होगा, ठीक है। यहाँ पे एस छूट गया था, यहाँ पे एस लगा दे। एस लिखने के लिए ए और एस, ए और एस होता है, ठीक है। संपत्ति के विकेंद्रीकरण को रोकना, मजबूर वंचित लोगों का कल्याण करना। मजबूर वंचित लोगों का कल्याण करना ऐसे कर करके लिखिएगा। इसमें संपत्ति के विकेंद्रीकरण को रोकना, फिर बात करेंगे इसमें क्या हो जाएगा तो देखेंगे। मजदूर वंचित लोगों का कल्याण करना, और फिर इसमें डैश देके लिखिए, सभी प्रकार के शोषण को समाप्त करना। सभी प्रकार के शोषण को समाप्त करना। देवियों और सजनों, ठीक है। सेकेंड लाइन क्या बोलते सर? मजदूर वंचित वर्गों क्या बोले थे याद रहता है उतना, फिर देखना पड़ेगा। क्या लिखा है बता दीजिए, लिखे है इसको। मजदूर वंचित लोगों को कल्याण करना। लोगों का कल्याण नहीं करना, लोगों का कल्याण करना। आप तो लोगों को ही मतलब हटा दीजिएगा, ठीक है। मजदूर वंचित लोगों का कल्याण करना है, ठीक है। कार को में अंतर होगा यहाँ पे। और अगला पॉइंट है इसमें, सभी प्रकार के शोषण को समाप्त करना। सभी प्रकार का शोषण का समाप्त करना। हो गया? जी सर। लिख लिए? चलिए अब अगला टॉपिक इसी में लिखना है। अभी समाजवाद खत्म नहीं हुआ है, समाजवाद बहुत बड़ा चीज है, ठीक है। अब लिखना है इसमें, अगला टॉपिक में लिखना है नई आर्थिक नीति और समाजवाद, ठीक है। इसको टॉपिक को हेडिंग दीजिए, नई आर्थिक नीति और समाजवाद। 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 ब्रैकेट में अगर बन हो तो लिख दीजिएगा एलपीजी, ठीक है, 1991। नई आर्थिक नीति समाजवाद ब्रैकेट में लिख दीजिए, ठीक है। या फिर इसको तो कवर कर दिया ना, तो बगल में लिख दीजिए एलपीजी 1991। नई आर्थिक नीति समाजवाद, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट बनाइए, नई आर्थिक नीति और समाजवाद। और उसके बाद यहाँ पे पॉइंट बनाकर इसे लिखेगा, ठीक है। नई आर्थिक नीति के विपक्ष, नई आर्थिक नीति के विपक्ष में मत देने वाले, नई आर्थिक नीति के विपक्ष में तर्क, और नई आर्थिक नीति के पक्ष में तर्क, ठीक है। इस तरह के लिखे, नई आर्थिक नीति और समाजवाद बना दीजिएगा, ठीक है। जैसे ऊपर में ही आपने लिखा, वहां पे लिखेगा पक्ष में तर्क, सीधे लिखे विपक्ष में तर्क। इतना कहानी नहीं लिखना, इसमें लिख दीजिएगा पक्ष में तर्क, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, विपक्ष में तर्क, विपक्ष में तर्क, ठीक है। लिख दिया। अब नीचे चलिए, नीचे डबल हेडिंग देके ऐसे बना के लिखना शुरू कीजिए। लिख लिया ना आप लोगों ने, नई आर्थिक नीति और भारतीय समाजवाद देके
नई आर्थिक नीति भारतीय समाजवाद देके यहाँ पे जैसा आपने लिखा उसी देके इसमें लिखे पक्ष में तर्क, इसमें लिखे विपक्ष में तर्क। क्लियर? जी सर। कोई डाउट? लिखिए। देखिए, भारत में वर्ष 1991 में भारत ने वर्ष 1991 में भारत ने वर्ष 1991 में नई आर्थिक नीति को स्वीकार किया गया। भारत में वर्ष 1991 में नई आर्थिक नीति को स्वीकार किया गया। इसमें विचारकों को दो हिस्सों में बांट दिया। इसमें विचारकों के मत को दो हिस्सों में बांट दिया। इसमें विचारकों के मत को दो हिस्सों में बांट दिया। कुछ विचारकों ने नई आर्थिक नीति को भारतीय समाजवाद के लिए खतरा कहा है, तो कुछ ने इसे खतरा नहीं माना है। कुछ विचारकों ने नई आर्थिक नीति को भारतीय समाजवाद के लिए खतरा माना है, ठीक है, तो कुछ इसे खतरा नहीं मानते। ठीक है, समझ गए? जी सर। पहला, आप इसी में एक टॉपिक नीचे बनाएंगे, ऐसा वाला लिखे, यहाँ पे लिखे नई आर्थिक नीति के विपक्ष में मत देने वाले विचारक, आप उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, ऐसे घेर दीजिएगा। नई आर्थिक नीति के विपक्ष में मत देने वाले विचारक। नई आर्थिक नीति के विपक्ष में मत देने वाले विचारक। नई आर्थिक नीति के विपक्ष में मत देने वाले विचारक लिख लिया आप लोगों ने? अब इसी में पहला नंबर पॉइंट देके लिखिए। लिख लिया? नई आर्थिक नीति के विपक्ष में मत देने वाले विचारक। अब बोलो क्यों इसके विपक्ष में मत देते, उसके संदर्भ में लिखना। पहला नंबर पॉइंट देके लिखिए। नई आर्थिक नीति ने भारत में निजीकरण को बढ़ावा दिया है। नई आर्थिक नीति ने भारत में निजीकरण को बढ़ावा दिया है। नई आर्थिक नीति ने भारत में निजीकरण को बढ़ावा दिया है। नई आर्थिक नीति ने भारत में निजीकरण को बढ़ावा दिया है। नई आर्थिक नीति ने भारत में निजीकरण को बढ़ावा दिया है। दूसरा पॉइंट लिखिए इसी में। पहला पॉइंट हो गया, नई आर्थिक नीति ने भारत में निजीकरण को बढ़ावा दिया है। दूसरा पॉइंट लिखिए, नई आर्थिक नीति के कारण 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 भारत की अर्थव्यवस्था में नई आर्थिक नीति के कारण भारत की अर्थव्यवस्था में नई आर्थिक नीति के कारण, दूसरा पॉइंट में लिखना है, भारत की अर्थव्यवस्था में विश्व व्यापार संगठन नई आर्थिक नीति के कारण भारत की अर्थव्यवस्था में
विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष और विश्व बैंक का दबाव बढ़ गया है। नई आर्थिक नीति के कारण भारत की अर्थव्यवस्था में विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष और विश्व बैंक का दबाव बढ़ गया है। इन संस्थाओं के दबाव में इन संस्थाओं के दबाव में भारत में सब्सिडी को कम किया जा रहा है। इन संस्थाओं के दबाव में भारत में सब्सिडी को कम किया जा रहा है, जिसका प्रभाव लोक कल्याण पर हो रहा है, जिसका प्रभाव लोक कल्याण पर हो रहा है। जिसका प्रभाव लोक कल्याण पर हो रहा है। मतलब अब लिखना नहीं, समझा रहा हूं, सुन लीजिए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हमेशा चाहती है ऐसे मेरा कंपटेंसी हो, चाहे एग्रीकल्चर के फील्ड में, अगर कंपनियां इसको सरकार ज्यादा सब्सिडी नहीं दे। अगर मतलब भारत सरकार अपने किसानों को ज्यादा सब्सिडी देगी तो दूसरे देश के किसान मतलब क्या हो जाएंगे, पिछड़ जाएंगे। इसलिए दूसरा देश हमेशा शिकायत करते रहता है तो भारत सरकार अपने किसान को बहुत ही ज्यादा सब्सिडी देती है। तो हम लोग क्या समाजवाद को बढ़ावा देते हैं, तो किसानों का सब्सिडी देना एकदम सही जायज बनता है। नहीं किसानों को सब्सिडी देंगे तो ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन चाइना हमेशा शिकायत करते रहे, भारत सरकार किसानों को सब्सिडी दे रही है। इसके संदर्भ में क्या होता है, तो ऐसे कंडीशन में दूसरे देश के किसान जो होते हैं सिर्फ भारतीय किसान के साथ कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। तो सरकार को सब्सिडी नहीं देने की बात की जाती है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा से, मतलब सब चीज को फ्रीली छोड़ दे, ज्यादा सरकार जो है किसी भी क्षेत्र में सब्सिडी वगैरह ना दे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये चीजें हैं। तो इसको लेकर मतलब क्या हो रहा है, जो विश्व बैंक है या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, वो इन सब चीजों को मतलब क्या करती है, प्रभावित करती है। तो इससे हमारा समाजवाद भी मतलब प्रभावित हो रहा है। नई आर्थिक नीति के पक्ष में ये तर्क है, विपक्ष में तर्क है। ठीक है, अब लिखिएगा नई आर्थिक नीति के पक्ष में तर्क। नई आर्थिक नीति के पक्ष में तर्क लिखिए। नई आर्थिक नीति के पक्ष में तर्क दीजिएगा और उसको ब्रैकेट इसी में लिखिएगा ऐसे करके, नई आर्थिक नीति। ठीक है, नई आर्थिक नीति के पक्ष में तर्क। लिखिए, पहला पॉइंट देके इसमें लिखिए नई आर्थिक नीति के पक्ष में तर्क, और यहाँ पे फर्स्ट नंबर पॉइंट देके लिखिए भारतीय समाज का मुख्य मंतु संपत्ति का निजीकरण नहीं है। भारतीय समाजवाद का मुख्य बिंदु संपत्ति का निजीकरण नहीं है। संपत्ति का निजीकरण नहीं है।
भारतीय समाजवाद का मुख्य बिंदु संपत्ति का निजीकरण नहीं है। दूसरा पॉइंट कैसे में लिखे, भारत में भारत में वर्तमान में भी लोक कल्याण को लेकर अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। क्या लिखेंगे, भारत में वर्तमान में भी लोक कल्याण को लेकर अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। दूसरा पॉइंट इसी में, मतलब हम लोग पक्ष में तर्क दे रहे हैं। भारत में आज भी भारत में वर्तमान में भी लोक कल्याण को लेकर अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। भारत में आज भी विकास समावेशी, भारत में आज भी विकास समावेशी विकास के रूप में देखने को मिलता है। भारत में आज भी विकास समावेशी विकास के रूप में देखने को मिल रहा है। वैसे विकास क्या होता है सर? भारत में, ठीक है, वर्तमान में लोक कल्याण को लेकर अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। अब भारत में आज भी विकास समावेशी विकास के रूप में देखने को मिल रहा है। अतः नई आर्थिक नीति ने समाजवाद को प्रभावित नहीं किया है। अतः नई आर्थिक नीति ने समाजवाद को प्रभावित नहीं किया है। अतः नई आर्थिक नीति ने समाजवाद को प्रभावित नहीं किया है। सर समावेशी विकास का मतलब क्या होता है? समावेशी विकास हर क्षेत्र में विकास, हर लोग का विकास, ठीक है, एक लोग का विकास नहीं, सभी लोगों की बात करेंगे उसको समावेशी विकास बोलते हैं। इसमें समाज के हर लोगों का विकास, ठीक है, उसको समावेशी विकास बोलते हैं। भी अमीरी सब बराबर सर इसमें। क्या? हाँ बिल्कुल, सभी लोग, ठीक है, ऐसा नहीं कि अमीर का पूरा संपत्ति छीन के गरीब को दे दिया, ठीक है, समझ रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि अमीर के पास पैसा है तो पूरे छीन के गरीब को दे दो, ये कौन करता है, ये साम्यवाद में होता है, ठीक है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में किसी अमीर से पैसा छीन को गरीब को नहीं देना है, बल्कि गरीब को मतलब क्या करना है, अमीर बनाना है। इसको समावेशी विकास कहेंगे। अगर आपके पास आईफोन है तो आपको आईफोन छीन नहीं लेना है आपसे, ठीक है, बल्कि क्या करना है, गरीब के पास मोबाइल नहीं तो उसको भी मोबाइल खरीदने लायक उसको बना देना है, न कि अमीर के पास आईफोन है तो उसका आईफोन को छीन लो, ठीक है। तो ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, साम्यवाद नहीं है। हमारे यहाँ साम्यवाद से ज्यादा समाजवाद है। समाजवाद साम्यवाद से मिलता जुलता है, लेकिन साम्यवाद पे ज्यादातर जो असर जो देखने को मिलेगा ना, कार्ल मार्क्स का असर है उस पर, ठीक है। जबकि हमारे यहाँ में क्या है, गांधीवादी है। हमारे यहाँ समाजवाद का रूप कौन सा है, हमारे यहाँ समाजवादी का रूप गांधीवादी है। अब हमारे यहाँ ऐसा थोड़ी ना करता, अमीर से पूरा पैसा छीन के गरीबों में बांट देते हैं, नहीं नहीं करते हैं। कोशिश करते गरीब को भी ऐसा बना दो से भाई साहब वो भी मतलब थोड़ा बहुत अपना मोबाइल वोबाइल खरीद ले, गाड़ी उड़ी पे चढ़ जाए, नहीं है कि नहीं। चलिए, इसी को बोलते हैं समावेशी विकास। क्लियर देवी और सजनों? जी सर। ठीक है, तो आपका समाजवाद का टॉपिक हो गया। समाजवाद का टॉपिक 12 नंबर में भी आएगा, तब आराम से आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं सर। ठीक है, अभी और लिखेंगे, पंथिन रिपेश लिखवाना है, सर अब रहने दीजिए। बस अब थक रहने गए। दीजिए सर। ओ माय गॉड। नहीं, 4 बजे से ही ज्वाइन किए हुए हैं ना, इसीलिए। अच्छा हाँ, आप तो जेपीएससी की भी क्लास करती है ना, इसीलिए। कल का टॉपिक कहाँ से होगा, पंथ निरपेक्ष। जी सर। कल का टॉपिक कहाँ पे होगा, पंथ। पल्लवी जी लिख रही थी, आप सो गए। कल का टॉपिक मिलेगा पंथ निरपेक्ष। क्या लिखेंगे, पंथ निरपेक्ष, याद रखिएगा, लिख दीजिए टॉपिक वहां पे, लिख दीजिए पंथ निरपेक्ष, लिख के अंडरलाइन दे दीजिए, ठीक है, कल यहीं से निकाल लेंगे, ठीक है। लिख दीजिए पंथ निरपेक्ष और नीचे में लिख दीजिएगा, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन
42वें संविधान संशोधन 1976 ये द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया। ठीक है, तो कल जो है पंथ निर्पेश से लिखेंगे। सर। हम्म हेलो। सुन रहा हूँ। सर एक पेज छूट गया शुरू में, कैसे होगा सर? कैसे होगा? अभी थोड़ा देर में वीडियो जाएगी तो उसको देख के पूरा कीजिएगा। कैसे होगा? समझ से क्या नहीं रहते हैं? हाँ?